नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक पीयूसी बैंक के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं। वो है कनारा बैंक। तो जिसका नाम शेयर मार्केट में कैन बैंक से नाम में जाना जाता है। तो उस बैंक के बारे में आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज के दिन कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से, पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ। तो फिर भी स्टॉक में इतना गिरावट क्यों आया, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। उस रीज़न को मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे पीएसयू बैंक है। तो उस बैंक से जो और एक बैंक का नाम आता है वो है कनारा बैंक। तो कनारा बैंक जो है वो टोटली आज के दिन करीबन यहाँ पे देखा जाता है तो 4% मान के चलिए। यहाँ पे गिरावट 4% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो इस 4% का गिरावट के पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न है। तो उस रीज़न के बारे में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर देता हूँ। तो कंपनी में देखिए कितना वोलेटिलिटी है। कंपनी जब स्टार्ट हुआ उससे पहले अप ट्रेंड में गया, फिर से डाउन, फिर से अप, फिर से डाउन। तो इस तरीके से कंपनी भाग रहा है। तो मैं आपको स्टॉक के चार्ट पैटर्न आपको दिखा चुका हूँ। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनने का जो रीज़न है, वो रीज़न एक्चुअली टोटली पीएसयू बैंक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्सिडरी बैंक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ओनरशिप है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इसीलिए इतने सारे पीएसयू बैंक है। आप हर कोई बैंक में देखेंगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद भी स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसका जो मेन रीज़न है वो सब गवर्नमेंट सब्सिडरी है। ये एक मेन पॉइंट है। इतने सारे गवर्नमेंट सब्सिडरीज बैंक है, सिर्फ एसबीआई को छोड़ के सब बैंक में आप देखेंगे उतना तेजी और उतना अच्छा रिटर्न आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद में सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिगर दिया है टोटली करोड़ों में है। मैं पहले आपको बता दूं, टोटल करोड़ों में फिगर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब फर्स्ट मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे पिछले सालों का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट। तो यहाँ पे पहले देखिए कंपनी का जो जिस तरीके से इनकम हुआ है, टोटल जो इनकम हुआ है, बैंकिंग सेक्टर में इनकम कहाँ से होते हैं, जितने सारे इंटरेस्ट होते हैं, जितने सारे लोन्स देते हैं, उस लोन्स से जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से बैंक में इनकम होता है। और भी आधा फंड होते हैं, उस फंड से भी इनकम मिलता है। तो सब इनकम को जोड़कर कुल मिलाकर देखा जाता है 23,876 करोड़ का टोटल इनकम किया है। पिछले क्वार्टर में था 23,018 करोड़, मतलब यहाँ पे जंप देखने को मिला। पिछले साल में देखिए और भी कम था 22,600, तो यहाँ पे भी आपको जंप देखने को मिला। तो दोनों चीज में पहले एक पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बात करूँ तो एक्सपेंस के बारे में, कंपनी जिस जिस तरीके से एक्सपेंस किया उसको भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी 18,400 करोड़ का एक्सपेंस किया है। पिछले क्वार्टर में था 17,600, पिछले सालों में था 18,000। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ पे एक्सपेंस मुझे इनकम की तुलना से कम देखने को मिल रहा है। तो इसी का फायदा हुआ है कंपनी को। तो यहाँ पे देखिए जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्स को माइनस करके यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे करीबन करीबन 1100 टोटल करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में था 1094 करोड़, मतलब यहाँ से भी आपको जाम देखने को मिलेगा। और पिछले सालों में तो बहुत कम था, मात्र 465 करोड़। तो यहाँ से फंड आपको डबल प्रॉफिट देखने को मिला। तो इतना शानदार प्रॉफिट होने के बाद भी क्यों स्टॉक में गिरावट हुआ उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले और भी कुछ डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, मतलब इक्विटी पर शेयर है, उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस के बारे में। यहाँ पे कंपनी का इस क्वार्टर में 7.66 ईपीएस बना, मतलब 7.66 रुपीज़ का ईपीएस बना। पिछले क्वार्टर में था 7.50, क्योंकि पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। पिछले सालों से तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 3.21 टोटल रुपीज़ का यहाँ पे ईपीएस था। तो यहाँ पे भी आपको जाम देखने को मिला। तो
इस कंपनी के बारे में और एक चीज़ आपको दिखाऊँगा, तो इस डेटा को ज़रूर फ़ॉलो करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रिटेल बैंकिंग, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जितने सारे प्राइवेट बैंक, जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है, उसमें रिटेल बैंकिंग से कितना प्रॉफ़िट आ रहा है, वो आपको सबसे पहले देखना है। देखिए, इस रिटेल बैंक में मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव वीक लगा, क्योंकि पिछले सालों में करीबन 9,579 करोड़ का टोटल प्रॉफ़िट किया था। इस क्वार्टर में देखिए 8,455 करोड़ का प्रॉफिट किया। पिछले क्वार्टर में 8,100। तो ओवरऑल बात करूँ, यहाँ से तो जाम जरूर देखने को मिला, मगर यहाँ से बहुत कम मुझे टोटल यहाँ पे इनकम देखने को मिला, वो भी रिटेल बैंकिंग से। मतलब जितना कस्टमर से, जितने रिटेल बैंकिंग से कस्टमर के साथ जुड़े हुए से इनकम होता है, उसी को रिटेल बैंकिंग कहते हैं। तो रिटेल बैंकिंग में यहाँ पे मुझे नेगेटिव वीक देखने को मिला। तो कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ, देखिए पिछले क्वार्टर में 52,994 करोड़ का था। अभी इस क्वार्टर में 62,882 करोड़ हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ से भी आपको ग्रोथ देखने को मिला। मतलब रिजर्व में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। मगर कंपनी का जो लायबिलिटी है, वो भी यहाँ पे देखा जाए, जितने सारे लायबिलिटीज होते हैं, जितने सारे रिजर्व होते हैं, जितने सारे कर्जा होते हैं, कर्जा भी एक बार देख लीजिए, कंपनी के पास कर्जा बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एक रीज़न है जो शेयर को गिराने के लिए काफ़ी होते हैं। इसी के लिए शायद मुझे लगता है स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। और साथ ही साथ आज के दिन तो बैंकिंग सेक्टर में टोटली गिरावट है, बैंकिंग सेक्टर टोटली डाउन है। तो इसके चलते हुए भी आज के इस स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग हो रहे हैं, तो इसीलिए इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, जिस तरीके से प्रॉफिट किया, उसके हिसाब से अच्छा खासा रिजल्ट के आने के बाद इस स्टॉक में एक उछाल देखने को मिल सकता था, मगर उस उछाल को नहीं देखने को मिला। उसका जो मेन रीज़न है, जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है, जितने सारे दिग्गज बैंकिंग है, वो गिर रहे हैं, तो इसलिए छोटा-मोटा बैंकिंग तो ज़रूर गिरेंगे। जितने सारे पीएसयू बैंक, वो तो गिरने वाले ही है, क्योंकि जितने सारे प्राइवेट बैंक और एसबीआई जैसे बैंक, वो भी गिर रहे हैं, तो इसलिए इस बैंक में तो गिरावट बनते हैं। तो कंपनी का जो कर्जा है, अभी देखिए इस क्वार्टर में करीबन-करीबन 75,000 करोड़ का कर्जा अभी बन चुका है, जो पिछले क्वार्टर में था 50,000 करोड़, पिछले सालों में था 49,000 करोड़। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्जा धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो कर्जा जितना बढ़ेंगे, उतना स्टॉक में गिरावट होंगे, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं होंगे, कर्जा जब ज़्यादा बढ़ जाएँगे तो कंपनी काम कैसे करेंगे? तो ये एक नज़रिया है, ये एक पॉइंट भी हो सकते हैं स्टॉक में गिरावट का मेन कारण। तो इंडेक्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे इंडेक्स में भी आप देख सकते हैं, जितने सारे पीएसयू बैंक है, जितने सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो आप देख सकते हैं, जितने सारे गवर्नमेंट मतलब सब्सिडरीज कंपनीज है, उसमें देखिए कैन बैंक मतलब कनाडा बैंक सबसे लास्ट पोजीशन में आते हैं आज के दिन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट कैन बैंक में ही देखने को मिला। 4.5% यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है कैन बैंक में। तो कैन बैंक के ऊपर बात करूँ, कंपनी के ऊपर बात करूँ, तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। कंपनी का देखिए पी रेशियो मात्र 10, मतलब बहुत लो लेवल में पी रेशियो है। कंपनी का देखिए बुक वैल्यू बहुत हाई है, मतलब इसका प्राइस रेंज से भी बहुत हाई है बुक वैल्यू। ये सबसे नेगेटिव वीक माना जाता है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे बहुत वीक लगा। और यहाँ पे फेस वैल्यू अभी भी कंपनी स्प्लिट नहीं कर चुकी है, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज इतना छोटा है, तो उसको स्प्लिट करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो कंपनी का देखिए कुछ स्ट्रेंथ भी है, कुछ नेगेटिव वीक भी है। ज़्यादातर नेगेटिव भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास बहुत लाइबिलिटी है, बहुत कर्जा है। और यहाँ पे कंपनी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर जितने सारे बैंकिंग्स है, उसमें से कंपैरिजन करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा बैंक 5 नंबर पोजीशन में आते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो बहुत कम मुझे दिख रहा है, क्योंकि 36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लार्ज कैप कंपनी जरूर है, मगर जितने सारे पीएसयू बैंक होते हैं, सब गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनीज है। तो इसलिए गवर्नमेंट जितने सारे बैंक है, आपको हर कोई बैंक में इस तरीके से ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो मैं हमेशा कहूँगा, गवर्नमेंट बैंक को छोड़ दीजिए, आपको पैसा कमाना ही है तो आप प्राइवेट बैंक को पकड़ लीजिए। प्राइवेट बैंक आपको तेजी से परफॉर्मेंस जरूर दिखाएगा। तेजी से ना दिखाया फिर भी आपको पोर्टफोलियो अच्छा बना के देगा, आपको रिटर्न जरूर देंगे, क्योंकि इस कंपनी ने रिटर्न एक बार देख लीजिए किस तरीके से रिटर्न आपको दिया है। तो एक बार आप देख के चौंक जाओगे, क्योंकि कंपनी के देखिए सीएजीआर परसेंटेज हर सालों में यहाँ पे 10 साल, 5 साल, 2 साल में सब में आपको माइनस में रिटर्न देखने को मिला। तो जिस कंपनी ने माइनस में रिटर्न दिया है, उस कंपनी में रह के क्या फायदा। हाँ, आप कहेंगे सर एक साल में तो 125% का रिटर्न दिया। रिटर्न जरूर दिया, मगर एक साल में आप निवेशक है,
वो तो अब ट्रेडर के बाद हो गया, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बाद हो गया। आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, 5 साल 10 साल का निवेश करना चाहते हैं, तो अब इस स्टॉक में आपको बना रहना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टॉक में फंडामेंटली तो कुछ पॉजिटिव है, मगर फाइनेंशियली मुझे कुछ वीक लगा, कुछ पॉइंट मुझे वीक लगा। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, साल भर के प्रॉफिट देख लीजिए, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे -10 में गया, और अभी तो करीबन 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो माइनस प्लस लेके, मतलब इतना इस तरीके से वोलाटिलिटी लेके कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जिस तरीके से शेयर होल्डर है, कंपनी के जितने सारे शेयर होल्डर है, उसमें देखिए प्रोमोटर यहाँ पे 62% है। ये जो प्रोमोटर है, टोटली गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है, क्योंकि प्रोमोटर के पास 72% था, और गवर्नमेंट ने स्टेक बेचा है, और स्टेक बेचने के बाद 62.93% होल्डिंग है। और एफ के पास देखिए 5%, डी के पास 14.67%, पब्लिक के पास 16.83% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे उतना खास नहीं लगता, जिस तरीके से दूसरा कंपनी में प्राइवेट सेक्टर बैंक में लगता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। जिस कंपनी का चार्ट पैटर्न डाउन टेन है, उस स्टॉक से आप दूरी रहे तो अच्छा है, उसमें आपको फायदा नहीं, फ्यूचर में लॉस मिलने ही वाला है, क्योंकि आप रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देख चुके हैं, आपको लॉस में रिटर्न दिया है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, आपको अच्छा खासा इन्वेस्टर बनना ही है, तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक को पकड़िए। जितने सारे पीएसयू बैंक है, अ, उस बैंक से आप दूरी रहे तो अच्छा है। हाँ, आप एसबीआई के साथ जा सकते हैं, एसबीआई जितने सारे पीएसयू बैंक है, उसमें से एक नंबर पोजीशन में है एसबीआई, एसबीआई के ऊपर आप जा सकते हैं। फिर भी देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं स्टडी पर्पस में बता रहा हूँ, तो स्टडी पर्पस में एक बार स्टडी कर लीजिए, उसके बाद आपको लगा कि इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, तो आप जरूर निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।